हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अब आपको दिल लगी के साथ लग जाना है। अब कोई बहानाबाजी नहीं, कोई इधर उधर नहीं, क्योंकि अभी वो क्षण है, यही वो वक्त है कुछ कर गुजरने का। यही वो समय है जिसके लिए आपने बहुत कुछ सोचा है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे ये करना है, वो करना है, जिसके लिए आपके माता पिता दिन रात सपने देख रहे हैं कि मेरा लाडला ये करेगा, मेरी लाडली ये करेगी। तो भैया अगर उनके सपनों को साकार करना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको भी 90+ फोड़ना है तो अब तो मेहनत करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। कितना दिन बहाना करोगे, खुद को धोखा दोगे अगर ऐसा करते हो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर मानव जनन, इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वन शॉट इसका वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। एक ही फ्रेम में, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही लाजवाब होने वाली है। बस भाई लास्ट तक बने रहना, कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं रह जाएगी। चलिए भैया शुरू करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नर जनन तंत्र। वैसे अगर हम बात करें इस चैप्टर में आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जिनमें से बच्चों 2 टॉपिक आपके 5 नंबर वाले हैं और 2 ही टॉपिक आपके 3 नंबर वाले हैं। 5 नंबर में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, और उसके बाद 3 नंबर में बात करें शुक्राणु जनन और अंड जनन यानी अंडाणु जनन, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक 3-3 नंबर वाले। इसके अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपरा क्या है, और साथ में अपरा के कार्य, और इसके अलावा आपका एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी मासिक चक्र। तो वैसे टॉपिक बहुत सारे हैं। तो आज बड़े ही सिंपल तरीके से एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको बता दिया ना भैया, 5 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रटाना हमारी फितरत में नहीं, रटाएंगे नहीं, बस आपको अच्छे से समझना है भैया इस फिगर की मदद से। देखिए, इससे पहले भी एक टॉपिक और कभी कभार पूछ लेता है कि द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण क्या है। तो भैया ऐसे लक्षण जिनको देख करके यानी सामने वाले प्राणी को देख करके ये पता चल जाए कि वो नर है या मादा है, तो ऐसे लक्षण द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे भाई क्या होता है कि पुरुषों में आवाज का भारीपन, शरीर पर बाल उगाना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो ये पुरुष में द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण है। महिलाओं में क्या होता है, जैसे भैया महिलाओं में क्या है, आवाज थोड़ा पतली हो जाती है, ठीक है ना, और श्रोणी प्रदेश यानी कमर का जो निचला हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है, साथ में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी शरीर जो होता है उसमें तैलीय ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, यानी चेहरे में क्या होते हैं, चमक होती है यानी पूरे शरीर पर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। महिलाओं में भी द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण, ठीक है ना। तो वो कभी कभार केसेस में पूछ लेता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि नर जनन तंत्र किसे कहा जाता है। चलिए फिगर समझते हैं। देखिए भैया, आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो नर जनन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग यानी नर जनन तंत्र किसे कहेंगे, तो भैया ऐसे अंग या ऐसे अंग तंत्र जो जनन में सहायक होते हैं वो नर जनन तंत्र हैं, है ना भैया। जनन में जो सहायक होते हैं यानी जनन में जो हिस्सा लेते हैं वो सब क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो भैया नर जनन तंत्र में बच्चों सबसे प्रमुख अंग क्या है, तो भैया आपको ये जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है इतना, तो ये वृषण क्या है, नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया आपको दिख रहा है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्रमुख अंग हम बात करें भैया तो क्या होता है, तो वो ये जो आपको दिख रहा है वृषण होता है, ठीक है ना। यहां पर है ना वृषण, ठीक है ना। तो नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग वृषण है, क्योंकि जो जनन तंत्र होता है भाई विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला याद रखना रसगुल्लों, वृषण, ठीक है ना। तो वृषण क्या है, तो वृषण में एक बात करें तो ये एक थैली नुमा संरचना में बंद होता है, और ये थैली नुमा जो संरचना पूरा होता है वृषण कोश कहते हैं। कोश का मतलब ही होता है कमरा, ठीक है ना। तो वृषण कोश में ये क्या होता है, ये उदर गुहा के बाहर, ठीक है ना, वृषण जो होता है वृषण कोश में बंद होता है। अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख इसलिए होता है
क्योंकि जो जितने भी अगर हम बात करें तो भैया आपके अंदर जो भी अवधारणाएं आती हैं जनन को लेकर के, जो किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो सारी चीजें कहाँ से होती हैं, इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है भैया, तो यहाँ पर टेस्टिस में, क्योंकि वृषण क्या है, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक। और ये हार्मोन्स क्या करता है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का ही निर्धारण करता है। यानी जो दाढ़ी मूंछ आ जाने से कोई मर्द नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, जब तक उसके अंदर यानी हम बात करें स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो मर्द नहीं कहलाएगा कि दाढ़ी मूंछ आ गया वो मर्द है, नहीं। उसके लिए जरूरी है कि जो टेस्टिस है, वृषण में स्पर्म का निर्माण होना चाहिए, तभी वो पुरुष कहलाएगा, ठीक है ना, उसके पहले नहीं है, यूं समझना। तो याद रखना, हमने पहला बताया कि भैया वृषण, ठीक। अब लिखेंगे कैसे रसगुल्लों, याद रखना कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, ठीक है ना। कैसे लिखना, तो यह नर जनन तंत्र का हमने बताया ना प्रमुख अंग होता है, और यह क्या होता है, एक थैली नुमा संरचना में बंद होता है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, ठीक। अगर हम संख्या की बात करें बच्चों, तो वृषण कितने होते हैं, 2, या फिर कह लें 1 जोड़ी, ठीक। तो भैया इसकी संख्या 2 होती है, या फिर कह लें 1 जोड़ी। अब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना, तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है। कभी कभार पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वृषण के कार्य लिखिए, तो वृषण का पहला कार्य बच्चों टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव भैया, ठीक, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव। दूसरा हमने बताया इसी में शुक्राणु का भी निर्माण होता है, और परिपक्व इसी में पूरी तरह से होते हैं, ठीक है ना, इसी में पूरी तरह से जो अधिवृषण होता है ये ग्रंथिल वाला, इसको भी आगे देखेंगे, इसी में पूरी तरह शुक्राणु परिपक्व होता है। आई बात समझ में। तो पहला पार्ट यानी पहला प्रमुख अंग क्या हो जाएगा भाई, तो पहला हो जाएगा आपका वृषण। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब वृषण के ऊपर यहां पर अगर आप देखें, ठीक है ना, यहां पर अगर देखें तो ये एक ग्रंथिल सी संरचना, यानी ये जो अंड है इसी के ऊपर क्या है, देख रहे हैं ना कि भैया इसी पे ऊपर ग्रंथिल संरचना में पड़ी हुई है एक नली। इस नली का क्या नाम होता है, तो इसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडिमिस, ठीक है ना। तो अधिवृषण दूसरा पार्ट हो जाएगा बच्चों। अधिवृषण क्या होता है, यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होती है, ठीक है ना भैया। ये हमने बताया ना जो वृषण के ऊपर, ये आपको इतना देखिए, ठीक, ये इतना देखिए पार्ट, ये वृषण के ऊपर कुंडलित अवस्था में होता है, ठीक है ना। और यह अगर हम बात करें लगभग 6 सेमी लंबी संकरी व अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, और इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। मतलब जो कुछ भी वृषण में शुक्राणु बनते हैं भैया, तो ये जो शुक्राणु है यहीं पर परिपक्व यानी पूरी तरह से तैयार होते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं, ठीक। और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का, यहाँ पे नाल शब्द देखिए छिप गया है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर नाल शब्द छिप गया है तो लिख लेना, घोड़े के नाल का आकार होता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा भैया आपका एक वृषण हो गया प्रमुख जनन अंग में। दूसरा क्या हो गया, ऊपर से ये संरचना जो है अधिवृषण हो गया, ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए भैया, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका अधिवृषण है, ठीक है ना, तो इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा अधिवृषण। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब अगला देखते हैं, आगे का पार्ट बबुआ याद रखना। अब आगे क्या है भाई, तो आगे वृषण हो गया, फिर हमने बताया कि आपका अधिवृषण। अब आता है शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, शुक्रवाहिनी, शुक्र का मतलब शुक्राणु, वाहिनी का मतलब ले जाने वाला, ठीक है ना, वाहिनी का मतलब ले जाने वाले। तो शुक्राणुओं को भैया यहाँ पर जो भी शुक्राणु बनेंगे बच्चों, वो आपको दिख रहा है ना, इस तरह से एक नली क्या हुई है, वो गई हुई है यहाँ, ठीक है ना भैया। तो ये जो नली आपकी, ये जो नली जा रही है बच्चों, इसी का नाम है, क्या है, शुक्र वाहिनी, यानी शुक्र यानी शुक्राणुओं को, वाहिनी मतलब ले जाने वाले, ठीक है ना। तो ये भी एक लगभग 15 से 20 सेमी, ठीक है ना, इधर उधर हो सकता है, तो 15 से 20 सेमी या 20 से 25 कहीं के लिखा होता है, लंबी एक क्या होती है, पतली सकरी सी नलिका होती है, जो क्या होता है इस वृषण में बने शुक्राणुओं को कहां तक ले जाएगी भैया, ये शुक्राशय तक
पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे वही चीज लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हमने बताया ना कि शुक्रवाहिनी यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी एक नलिका है, ठीक है, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है, ठीक। और यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़ करके अस्खलन वाहिनी बनाती है। अस्खलन का मतलब जैसे जनन के दौरान यानी व्यक्ति जब संभोग करता है तो भैया उस दौरान जो भी स्पर्म बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है ना, वही प्रक्रिया होती है अस्खलन। तो अस्खलन नली, क्योंकि मूत्र के बाहर निकलने का रास्ता और स्पर्म बोले तो शुक्राणु जो वीर्य होता है, ठीक है ना, सीमन जिसको बोलते हैं, उसके बाहर निकलने का जो रास्ता है दोनों सेम होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है। फिर उसके बाद अगला पार्ट है शुक्राशय। अगला पार्ट है भैया शुक्राशय। अब देखते हैं बच्चों शुक्राशय कहाँ है। देखिए जो शुक्राशय, एक मिनट, ये कहाँ से आ गए भैया, शुक्राशय देखिए, देखिए शुक्राशय हम बात करें तो ये आपको जो इतना फूला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट नहीं, यहाँ पर छोटा सा आपको फूला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा होगा। ये ऐसे फूल के आया है, ये ऐसे बड़ा हो गया है, ठीक। इसको कहा जाता है शुक्राशय। क्या नाम दिया गया, देखिए ये यहां से है ना, ठीक है ना, यहां पर मतलब ऐसे पूरा फूला भाग, तो ये है, ये देखिए ऊपर लिखा तो है भाई, लिखा तो है शुक्राशय। देखिए शुक्राशय क्या है, शुक्राशय ये शुक्राणुओं का मतलब शुक्राणु जिसमें भरे होते हैं वही एक थैली होती है, ठीक है ना, वो थैली होती है। इसी में जो भी शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं वो जाकर के इसी में इकट्ठा होते हैं, ठीक। और इसी में क्या है, जो शुक्राणु जाएंगे तो भैया इकट्ठा हो जाते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर एक तरल पदार्थ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो एक तरल पदार्थ होता है वो उसके साथ मिलता है, तो जो सीमन यानी वीर्य का निर्माण करता है, और उसी में ये शुक्राणु तेजी से तैरने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये एक थैली नुमा संरचना होती है भाई, जिसमें ये शुक्राणुओं का संचय होता है, ठीक है ना। तो वही चीज आप लिखना चाहेंगे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, शुक्राशय में यह एक मांसल थैली नुमा संरचना होती है, ठीक है ना। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं भैया, इसी में क्या है, शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण भी इसी में होता है, ठीक है। तो ये तो आपका रहा शुक्राशय, ठीक। अब शुक्राशय के अलावा अगला अगर हम बात करें बच्चों, शुक्राशय के अलावा और क्या है भाई, शुक्राशय हो गया है ना, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, उसके बाद शुक्राशय हो गया। अब बचता है बच्चों आपका यह यहाँ पर शिश्न जो है, ठीक, शिश्न हो गया, ठीक है ना, जिसको पेनिस का हिस्सा ही होता है। तो ये आपको जो इतना पार्ट दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ठीक है ना, ये जो इतना पार्ट दिखाई पड़ रहा है भैया, ये क्या होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ये ही, ठीक। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम बात कर लें, ये शिश्न होता है, ठीक है ना। अब इसका काम, ये एक मैथुन अंग है, बोले तो जनन के दौरान भैया इसका कार्य क्या होता है, ये शुक्राणुओं को, ठीक, वजाइना में अगर हम बात कर लें, योनि में क्या करता है, स्थापित करता है। एक मांसल संरचना है, यानी ऊपर से अगर हम बात करें तो एक इसके मतलब एक त्वचा होती है, एक त्वचा की परत होती है, ठीक है ना। और जो क्या करता है, यूं समझिएगा कि एक माध्यम का काम करता है कि शुक्राणुओं को क्या है, वजाइना बोले तो योनि तक पहुंचाने का काम इसका होता है। तो ये तो रहा शिश्न। फिर उसके अलावा आपका है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है, तो भैया हमने बताया ना कि ये एक लंबी नलिका होती है जो बाहर की तरफ शिश्न में ही खुलती है, ठीक, और इसी रास्ते से स्पर्म भी बाहर निकलता है, इसी रास्ते से मूत्र, यानी ये दोनों के लिए संयोग नलिका होती है, ठीक है। अब इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं। सहायक जनन ग्रंथियों को हम नहीं समझेंगे ज्यादा, ये उदाहरण है कि सहायक जनन ग्रंथियां में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक, जिसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। सुन लीजिए बस, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम करता है, ठीक है ना, ताकि शुक्राणु तेजी से तैर करके तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकें। उसके अलावा एक आप मतलब ग्रंथि होती है, कहां पर, वो होती है भैया यहाँ पे मलाशय के पास में, मलाशय के पास में भी एक ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथि, जो क्या करता है, जैसे दो विपरीत, ठीक है ना, दो विपरीत लिंग को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है, यानी नर को मादा के प्रति, मादा को नर के प्रति। तो इसका काम यह है, इसमें एक विशेष मतलब गंध वाला पदार्थ का स्राव होता है, जो एक दूसरे
को आकर्षित करने का काम करता है ना। बात समझ में आ गई भैया। तो यहां पर बच्चों आप वही चीज लिखना चाहेंगे तो हमने दोनों लिख दिया है रसगुल्लों की। शिश्न क्या है? यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है और यह एक मैथुन अंग है। मैथुन अंग का मतलब वही चीज भाई कि जो संभोग की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया, तो उसके लिए सहायक होता है, जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भैया मूत्रवाहिनी। ठीक, मूत्रवाहिनी में बात करें तो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है और यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के बाहर आने का रास्ता होता है। समझ में आया? कुछ कठिन लगा रसगुल्लों? नहीं है। तो भैया जब कठिन है ही नहीं तो कठिन काहे का लगेगा। तो चलिए एक बार अच्छे से छाप लीजिए बाबू, ठीक है ना। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट हो गया भैया। उसके बाद ये वाला पार्ट भी कर लीजिए। ठीक, अच्छे से छाप लीजिए। एक बार बोला ना कि ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं देखना है, बस यही आपकी फाइनल तैयारी होनी चाहिए। ठीक, हो गया भाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है भैया मादा जनन तंत्र। ठीक, नर जनन तंत्र हो गया। अब मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र भैया जितना नर जनन तंत्र इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी है नहीं डिफिकल्ट, चाहे नर हो चाहे मादा। बस इसमें भी अगर आप समझना, जिस तरह से मेल के अंदर यानी पुरुष में प्रमुख जनन तंत्र अगर हम बात करें वृषण होता है। और हाँ, वृषण से एक बात और याद आ गई भाई, वृषण में कभी कभार बच्चों ये पूछ लेता है कि वृषण जो होते हैं शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में। तो उसका रीजन है भैया शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की जरूरत होती है। यानी शरीर से अगर जितना शरीर बॉडी का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर रहेगा तो ये शुक्राणु मतलब जल्दी से उसमें नष्ट हो जाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए शरीर के बाहर होता है। यही कारण है कि जो ठंडी के दिनों में क्या है, ये सिकुड़ कर मतलब सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की तरफ हीट यानी गर्मी लेने के लिए अंदर की तरफ पेट की तरफ खींचते हैं, उनकी जो पेशियां होती हैं। और गर्मी में क्या होता है कि ये ढीली पड़ जाती है मांसपेशियां। क्यों? क्योंकि वो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए बाहर की तरफ मांसपेशियां ढलती हैं। यही कारण है कि क्रिकेट जब कोई खेलता है ना, लात लग जाए है ना, कोई पैर मार दे या गेंद लग जाता है तो अचानक से आदमी पेट पकड़ के लेट जाता है, पेट में अचानक से दर्द होता है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं भैया, उसकी जो वैस है, नसें हैं, वो कहीं ना कहीं पेट से ही जुड़ी होती हैं। तो याद रखना, शुक्राणु के बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है जबकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है। इसलिए ये वृषण कोष क्या है, शरीर के बाहर होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप बताइएगा कि किसमें वृषण कोष शरीर के अंदर होते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया अब देखते हैं यहां पर हम किसको, मादा जनन तंत्र। तो जिस तरह से नर जनन तंत्र में प्रमुख नर जनन अंग कौन सा है भैया, तो वृषण है। ठीक उसी तरह से बच्चों इसमें प्रमुख जनन अंग कौन सा है, अंडाशय है। आई बात समझ में? उसमें वृषण है रसगुल्लों, इसमें अंडाशय है, ठीक है ना। ये नर जनन मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है क्या, अंडाशय। ठीक, अगर हम बात करें तो अंडाशय, तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के दोनों तरफ होते हैं। तो यहां पर भी एक अंडाशय है, एक जोड़ी का मतलब दो, तो चाहे आप दो बोल दीजिए चाहे फिर आप एक जोड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, उदर गुहा के दोनों तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं में यानी अंडाशय में ही क्या होता है भैया, यहां से अंडाणु रिलीज होते हैं। ठीक, तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी भाई कि मादा जनन तंत्र जो निम्नलिखित भाग से बना होता है, तो पहला भाग है अंडाशय। अब मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा, उधर नहीं उदर, ठीक है ना, उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं और यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव होता है। ठीक, आई बात समझ में? इतना आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अंडाशय, उसमें भाई मतलब वृषण में बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, बट यहां पर हम बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। फिर दूसरा है डिंब वाहिनी, या इसको बोलते हैं भैया अंड वाहिनी।
अब ये क्या होती है बच्चों, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। तो अगर आप देखें तो यहां से एक झालरदार कीप बनी हुई है, एक झालरदार कीप बनी हुई है बच्चों, इस तरह से दिख रही ना रसगुल्लों, तो ये इस तरह से आई है। ठीक, तो यही अगर हम बात करें ये झालरदार कीप है, और उसके बाद यहां से ऐसे ऐसे होकर के ये यहां पर के आकर के यहां भाई अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है पूरा। तो ये पूरी की पूरी ये जो नलिका यहां से यहां तक आ रही है, इसी का नाम है अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। अंडवाहिनी का मतलब अंडाणुओं को ले जाने वाली। ठीक है, तो अंडवाहिनी क्या है, ये एक लंबी नलिका होती है जो अंडाशय में बने अंडाणुओं को क्या होता है भैया, वहां पर यानी निषेचन स्थल तक ले जाने का काम करता है, यानी फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है ना, तो आप लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, कि अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है। ठीक, यहां पर जो आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। इसका अंतिम सिरा झालरदार कीप कहलाता है। यहां पर देख रहे हैं भैया, ये है ना, ये झालरदार कीप। ठीक है ना, तो ये झालरदार कीप होता है। और अंडाशय में निर्मित यानी अंडाशय में जो बना हुआ अंडाणु होता है, अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक है ना, फिर आगे लिखेंगे कि अंडवाहिनी में ही फैलोपियन नलिका में बच्चों निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। भी हमने बताया, पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। याद रखना रसगुल्लों कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी जो अंडाशय में बड़े अंडाणु जब ये निकलते हैं तो ये फैलोपियन नलिका, ठीक, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, यहीं पर आकर के अंडाणु शुक्राणुओं का इंतजार करता है। जब इधर से भैया, इधर से जो शुक्राणु तेजी से जब प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो मिलन स्थान है वो यहां पर बताया ना फैलोपियन नलिका में है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया के दौरान जब ऐसा होता है तो यहीं पर क्या होता है, इनका मतलब संयोग होता है, यहीं पर मिल जाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु यहाँ पर मिल जाएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, बन जाएगा जाइगोट, बोले तो युग्मनस। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया कि भैया क्या अंडाशय और अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। क्लियर। चलिए, अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें क्या है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट करना, 1 मिनट कर लीजिए। आगे देखेंगे भाई, तो अगला है गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय, गर्भाशय है। गर्भाशय क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो इस फिगर में देखिएगा भाई, फिगर में आप देखेंगे बच्चों, ठीक, तो ये पूरा का पूरा इतना पार्ट अगर आप गौर से देखिए, ठीक है, इधर इतना पार्ट देखिए, तो भैया अगर ये देखें बीच वाला हिस्सा, ठीक, तो गर्भाशय ये पूरा का पूरा होता है। ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गर्भाशय। फिर उसके बाद एक आपका लास्ट इसमें आ जाता है योनि, वजाइना। तो भैया ये क्या होता है, एक लंबी नलिका होती है, ठीक है ना, मांसल संरचना होती है, जो क्या करता है, शिश्न को हमने बताया ना, जो शिश्न होता है उसको ग्रहण करता है, यानी उसी से शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिखना चाहेंगे भाई, अब लिखेंगे किस तरह से, तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं लिखना बच्चों, लिखेंगे भैया गर्भाशय में इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है, या शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है, क्योंकि भैया गर्भ में ही तो पलेगा भ्रूण, है ना, तो गर्भाशय में ही अगर हम बात करें तो किसका भैया, गर्भाशय में भ्रूण का जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण का भरण पोषण होता है। और गर्भाशय के पीछे की ओर एक संकरी नलिका खुलती है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो आपको इसमें दिख रहा होगा भैया, गर्भाशय ग्रीवा। तो ग्रीवा यही है, एक संकरी नलिका यहाँ पर खुल रही है भाई, तो यही गर्भाशय ग्रीवा हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद योनि में लिखेंगे भैया, यह मादा जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है, यानी बाह्य जननांग का बात करें, ये प्रमुख जनन अंग नहीं होता है, एक सहायक जनन अंग की तरह काम करता है। ठीक, तो ये बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है, और यह संभोग के दौरान यानी मेटिंग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करता है तथा गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है भैया ये चीज। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये योनि कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये, तो ये इसका काम क्या है, शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम। इसी मार्ग से शुक्राणु अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, तो ये तो रहा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र।
आई बात समझ में? तो भैया इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए इसको छाप लीजिए भाई, हो गया बच्चों। उसके अलावा ये भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कि शुक्र जनन, या फिर जिसको बोलते हैं भैया शुक्राणु जनन, ठीक क्या है, और शुक्र जनन की अवस्थाओं को बताना है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है ना। आप कहीं पर इसको देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखा होगा, बट यहाँ पर हम एकदम सिंपल वाला तरीका बताएंगे आपको। देखिए शुक्र जनन, या हमने बताया शुक्राणु जनन क्या होता है, ठीक। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना। देखिए शुक्र यानी शुक्राणुओं का, जनन यानी उत्पत्ति होना। तो शुक्र जनन नलिकाओं में या शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा। अब शुक्र जनन कोशिकाएं होंगी कहां बच्चों, तो वृषण में होगी रसगुल्लों, ठीक है ना। कहां पे भैया, वृषण में, ठीक, वृषण में। तो वृषण के अंदर क्या बताया, शुक्राणु जनन कोशिकाएं होंगी। शुक्राणु जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं होंगी। तो शुक्राणुओं में अगर हम बात करें तो वृषण में क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाओं या फिर शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का बनना या शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। आई बात समझ में कि शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का बनना ही क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु जनन जो होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया वो 3 स्टेप में फॉलो होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। तो जिसमें भैया अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है, पहला है गुणन अवस्था, दूसरा है वृद्धि अवस्था, और तीसरा है बच्चों परिपक्वन अवस्था, ठीक है ना। पहला है वृद्धि अवस्था। अब ध्यान समझना, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा फिगर से समझाएंगे। अब देखिए गुणन अवस्था क्या होता है, इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक। अब उसके अलावा ये द्विगुणित होती हैं। फिर दूसरा है वृद्धि अवस्था। तो इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का जब संचय कर लेती हैं तो आकार में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के रूप में, मतलब के रूप में क्या है, रूपांतरित हो जाती हैं, यानी बदल जाती हैं, ठीक है ना। अब आगे इसको समझते हैं। अब तीसरा स्टेप यहां पर देखने से पहले समझ लीजिए हमने क्या बताया इसमें, भैया देखना इसको अच्छे से। सबसे पहले बच्चों ये आपकी अवस्था हो जाती है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, हमने बताया कि एक ये आपका द्विगुणित, ठीक, ये शुक्र जनन कोशिकाएं हैं। क्या है भैया, तो ये आपका हमने बताया ना शुक्र जनन कोशिकाएं, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है ना, शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। और कैसे होती हैं भैया, तो हमने बताया ये 2n यानी द्विगुणित होती हैं। और ये हमने बताया ना कि भैया अवस्था कौन सी होती है, तो ये सबसे पहले बच्चों गुणन अवस्था। कौन सी अवस्था बच्चों, तो गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, ठीक है ना भाई। यहां पर ध्यान समझिएगा क्या बोला गया, यही पर ना कि इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा भैया, तो ध्यान देना, तो यहां पर इसका करेंगे समसूत्री विभाजन। तो यहां पर इसका हो जाता है समसूत्री विभाजन हो जाता है भाई। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इसका समसूत्री, अर्धसूत्री नहीं, तो ये भी 2n ही है, ये भी 2n ही है, ठीक है ना। तो ये समसूत्री विभाजन हो जाता है। और इससे क्या होता है भैया, फिर उसके बाद इसमें क्या बताया गया, ध्यान से समझना। ये तो पहली अवस्था हो जाएगी, उसके बाद इस अवस्था में देखिए जो दूसरी अवस्था होगी वृद्धि अवस्था, इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का जब संचय कर लेती हैं तो ये आकार में बड़ी हो जाती हैं भाई। तो आकार में क्या है, बड़ी हो जाएंगी, और तथा इससे प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के रूप में ये रूपांतरित तो हो जाती हैं। तो भैया ये क्या करेंगी, दूसरी अवस्था में ये आकार में क्या है, बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। दूसरी अवस्था में भाई ये आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और ये द्विगुणित ही रहता है।
अब दूसरी अवस्था में आने के बाद इनमें बच्चों समसूत्री विभाजन ना होकर के अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ये तो हमने बताया कि भैया ये कौन सा हो जाएगा, तो ये प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका है। ठीक है, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। अब ये क्या होती हैं, अगुणित होती हैं। ठीक है ना, द्विगुणित नहीं होती हैं। मतलब यहां पर इनमें अर्धसूत्री, भैया यहां पर तो याद रखना बच्चों, यहां पर तो क्या होता है भैया, ये 2n होता है तो 2n, तो यहां पर तो हमने बताया ना कि भैया समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री। अब यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये दूसरी जो अवस्था होती है बच्चों, इस अवस्था को क्या कहते हैं भैया, दूसरी जो अवस्था है ये अवस्था होती है वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था। तो यही तो बताया गया कि इस अवस्था में ये जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है, मतलब शुक्र जनन कोशिका होती है, ये आकार में बड़ी हो जाती हैं। तो रसगुल्लों यहाँ पर यही तो बताया गया कि इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो भैया ये प्राथमिक शुक्र जन कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो भैया ये n और n में विभाजित हो गई। अब उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वो है परिपक्वन अवस्था या परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में ध्यान सुनिएगा, इस अवस्था में प्राथमिक कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये प्रथम अर्धसूत्री, भैया ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मान के चलिए होता है। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा देख रहे हैं कि अगुणित यानी भाई n है तो अगुणित है, 2n होता द्विगुणित, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मतलब ये क्या है, तो भैया ये है द्वितीयक शुक्राणु, एक द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब भैया इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों, यानी इनमें भी क्या हो जाता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, यानी इनमें भी अब बच्चों अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो भाई इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी ये भी n रहेगा, याद रखना। इनमें जब बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। ठीक है ना, पूर्व शुक्राणु कोशिका। अब इनका नाम क्या है भैया, इसको देखिए पूर्व शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसे डैश डैश दर्शा रहे हैं। तो ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, क्या हैं, तो ये है भैया पूर्व शुक्राणु कोशिका, पूर्व शुक्राणु कोशिका। तो पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, ये अवस्था कौन सी होती है, तीसरी अवस्था है भैया परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। अब इन्हीं ध्यान देना, ये जो आपकी हो जाती हैं, यानी पूर्व शुक्राणु कोशिका, पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं के द्वारा ही अब शुक्राणुओं का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो भैया इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से अगर हम बात कर लें तो ये जो हैं इन्हीं के द्वारा अब क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, यानी इन्हीं के द्वारा ये शुक्राणुओं का निर्माण क्या है भैया, हो जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बस इतना सा लिखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसमें उलझना सोचेंगे कि भैया हम बहुत डीपली ऐसे वैसे कर लें, तो उलझ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है 3 स्टेप यानी 3 चरणों में पूरी होती है। पहला बताया बच्चों आपका गुणन अवस्था। तो भैया गुणन अवस्था में हमने क्या बताया था कि देखिए गुणन अवस्था में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर दूसरी अवस्था में, इस अवस्था में शुक्राणु जन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय जब करती हैं तो आकार में बड़ी हो जाती हैं।
ठीक है ना। और ये क्या है, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। तो भैया वही चीज यहां पर देखिए लिखा गया है ना। आप देखिए ये गुणन अवस्था में ये शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो यानी 2n था तो 2n 2n हो गया। फिर उसके बाद ये बताया वृद्धि अवस्था में, तो भैया बात करें जो आपका ये वृद्धि अवस्था दिख रहा है, तो वृद्धि अवस्था में क्या होता है, वृद्धि इस अवस्था में कि जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं पोषक पदार्थों का संचय करके देखिए आकार में बड़ी हो जाती हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा भाई कि ये आकार में क्या है, बड़ी हो गई हैं, ठीक है ना। आकार में ये बड़ी हो जाती हैं, इनको फिर कहा जाता है प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था होती है परिपक्वन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाओं का सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन, यानी पहले अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्वितीयक ये कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब फिर से इनमें अर्धसूत्री यानी दोबारा से बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखना भैया ये पहला है, फिर दोबारा से जब फिर से अर्धसूत्री विभाजन यानी सेकेंड लिख दे रहे हैं होता है, तो इससे पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इन्हीं के द्वारा बाद में ये क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा बाद में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में। अब कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए रसगुल्लों। चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए आप, हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये चीज, ठीक है ना, फिगर सहित इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं भाई, ठीक, इतना कर लीजिए। फिगर इसका बहुत बोलता है बच्चों, ऐसे बोलेगा शुक्राणु जनन प्रक्रिया को समझाइए तथा ग्राफ के माध्यम से इसका पूरा आरेख समझाना होगा। तो पूरा ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए भाई। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं, ये तो शुक्राणु जनन हो गया। अब बोला ना कि भैया सेम इसी तरीके का आपका है अंडाणु जनन क्या है, और अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाना है, ठीक है ना। तो अंडाणु जनन, एक मिनट, एक कौन फोन कर रहा है, चलिए इसको भी समझते हैं। सेम उसी तरीके का है भैया। अब तो इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई, इसको नहीं भी करवाते ना तब भी आप लोग अब अच्छे से इसको लिख सकते थे। सेम फिगर भी उसी तरीके का, बस थोड़ा सा अंतर है। इसका ग्राफ थोड़ा उससे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट लगभग चीजें सेम होती हैं। इसमें भी सेम वही अवस्थाएं होती हैं। अब वहां पे शुक्र जनन है, शुक्राणु जनन है, तो भैया वहां पर बताया था शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के बनने की घटना को शुक्राणु जनन कहते हैं। बट यहां पर क्या है रसगुल्लों, अंड जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब शुक्र जनन अंड जनन में अंतर भी बहुत पूछता है कभी कभार, ठीक है ना। तो जैसे शुक्राणु जनन प्रक्रिया है वो वृषण में होती है भैया, अंडाणु जनन प्रक्रिया है तो अंडाशय में होती है, ठीक। तो ऐसी मतलब चीजें हैं। तो उस अंडाणु जनन तो आप लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे भैया, अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। इसमें भी बात करें तो ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है भैया। इसमें भी सेम वही है बच्चों, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। तो गुणन अवस्था में, इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं जैसे उसमें था, ठीक, तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो सबसे पहले भैया इसका भी लगभग हमने बताया ना, डायग्राम सेम है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लें तो यहां पर ध्यान देना, ये समसूत्री विभाजन होता है। मान लेते हैं यहां से एक और निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये तो इसमें से किसी एक से ये थोड़ा आकार में ये बड़ी हो गई है दूसरी अवस्था में। फिर उसके बाद यहां से ये आ गई हैं, ठीक। अब यहां से यहां पर अब जैसे ये आपका, अब सेम फिगर बस समझना है, फिगर ही मेन है आपका, ठीक है। यहां पर इतना, ठीक। तो एक मिनट, हाँ इतना देख लेते हैं। अब इस चीज के बाद अब देखिएगा, इसमें भी अगर हम बात करें तो भैया लिख देते हैं पूरा। ये पहली अवस्था क्या है, गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, ठीक। यहां पर दूसरा क्या है भैया, तो ये है आपका वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था, भैया वृद्धि अवस्था। और ये लास्ट में आपका आ जाएगा, ये तीसरा स्टेज जो होगा परिपक्व अवस्था,
ठीक है ना, परिपक्व अवस्था। अब यहां पर बताया ना, जैसे ये 2n है भैया, ये 2n है, 2n है, 2n 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 2n, ठीक। तो ये आकर के जब 2n रहेगा तो अब की बार यहाँ पर nn यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीका इसमें केवल एक ही परिपक्व, जैसे हमने बताया ये है आपका, उसके बाद यहाँ से एक आ गया, ये इस तरह से, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है भैया, इसमें केवल और केवल एक ही, इनके द्वारा केवल एक अंड यानी डिंब का निर्माण होता है, जबकि वहां पे 4 पूर्व शुक्राणुजन कोशिकाओं से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बट यहाँ पर एक अंडाणु का लास्ट में देख सकते हैं एक है, ठीक है ना। ये बाकी ये अगर हम बात करें तो ये अल्प विकसित ही रहते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो लिखने वाली चीजें सेम है कि गुणन अवस्था में, इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो भैया सबसे पहले यहां पर समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन हो रहा है, आप देख रहे हैं भैया। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा, देखिएगा 1 मिनट, देखिए इसमें क्या है कि वृद्धि अवस्था में, इसमें अंड जनन वृद्धि अवस्था, जो अंड जनन की वृद्धि अवस्था होती है वो शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था से लंबी होती है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया लंबी होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है, अंडाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन अर्धसूत्री जो विभाजन 1 होता है वो पूर्ण होता ही नहीं है, ठीक। इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इन्हें पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ऊसाइट कहा जाता है, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा, ठीक है ना। ये तो ये भैया आपका क्या है, ये है पूर्व अंडाणु कोशिका, या इसी को हमने बताया ना भैया प्राथमिक ऊसाइट, प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपने देख लिया कि ये आकार में बड़ी हो रही हैं, आप देख रहे हैं भैया कि ये आकार में क्या है, बड़ी हो जा रही हैं, इसमें भी पोषक पदार्थों का संचय करके ये आकार में बड़ी हो जा रही हैं। आई बात समझ में। फिर उसके बाद भाई हमने क्या बताया, तीसरी अवस्था है परिपक्व अवस्था। इसमें ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित जो प्राथमिक ऊसाइट होता है, जो भी देखा बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो असमान होता है, असमान का मतलब इसमें छोटे बड़े रहते हैं, हमने बताया ना कि भैया एक अल्प विकसित होता है, एक पूरी तरह विकसित होता है, जिससे अंडाणु बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये असमान होता है, इनके फलस्वरूप एक अगुणित द्वितीयक ऊसाइट का निर्माण होता है तथा ग्राफियन पुटिका के फटने से यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका में मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है यही। और इसमें क्या होता है, द्वितीयक अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है भैया, ये आपने देखा यहां पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो यहाँ पे ये भैया जैसे हमने बताया ना कि यही वाला मान लेते हैं, ये कुछ इसका आकार बड़ा होता है, ठीक, ये इससे कुछ थोड़ा बड़ा रहता है, याद रखना, ये आकार में थोड़ा कुछ बड़े रहते हैं, याद रखना इनसे। तो ये क्या है भैया, ये आपका ये प्राथमिक हो गया, तो ये द्वितीयक ऊसाइट बन जाता है, द्वितीयक ऊसाइट। और हमने बताया ना ये असमान होते हैं, ये कुछ इससे कुछ बड़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पोषक पदार्थों का संचय किया रहता है। तो इसमें भी भैया जब अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आकार में कुछ बड़ा रहेगा उससे। फिर उसके बाद हमने बताया कि इसी के दौरान, यानी इसी से क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडाणु का निर्माण होता है लास्ट में, ठीक। तो ये भी प्रक्रिया लगभग सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। हो गया बच्चों, इतना हो गया ना भाई। अब उसके बाद आगे भी कर लीजिए थोड़ा, ये वाले, ठीक है ना, इतना भी कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम फिर से बोल देते हैं भाई, बार बार ये चीज बता रहे हैं, अच्छे से रसगुल्लों इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, आवर्त चक्र, ऋतु चक्र, मासिक चक्र, ठीक है।
कई नाम हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। अब देखिए मासिक चक्र होता क्या है, इसको अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। जैसे भाई अगर हम बात करें, जैसे हम एक बना दे रहे हैं फिगर थोड़ा समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए, इस तरह से, जैसे ये आपका जो क्या हो गया, जैसे भैया ये मादा जनन तंत्र एक है, अब यहां ये झालरदार कीप होता है, ये आपका जैसे हो गया भैया ये क्या है, अंडाशय है। तो अंडाशय से अंडाणु रिलीज होंगे तो भैया यहां से ऐसे ऐसे होते हुए आएगा, ठीक है, या फिर इधर से निकलेगा तो ऐसे होते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक माह जो मादा होते हैं, तो मादा में अगर हम बात करें भैया, तो प्रत्येक माह यानी 28 दिन के अंतराल में एक अंडाणु यानी अंडाशय से बच्चों एक अंडाणु मोचित होता है। मोचित होने का मतलब एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, ठीक। ये कब होता है, जनन काल के दौरान, ठीक, जनन काल के दौरान, यानी अगर हम बात करें जैसे ही मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रक्रिया शुरू हो जाती है भैया, तो उस दरमियान यही चीज होता है, यानी अंडाणु रिलीज होता है, ठीक। अब जो ये चक्र होता है, प्रत्येक 28 दिन का जो चक्र होता है, उसी चक्र को कहते हैं मासिक चक्र। मासिक का मतलब ही होता है भैया महीना, ठीक है ना, इसीलिए इसको माहवारी भी कहते हैं, ठीक है ना, माहवारी बोलते हैं। और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र कहा जाता है, ठीक। और जब पहली बार होता है किसी भी महिला में तो उसका नाम होता है रजो दर्शन, और जब लास्ट बार होता है यानी जिसके बाद फिर नहीं होता है कभी, यानी उसके बाद वो माँ बनने के काबिल नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो यानी उनके अंदर जनन की क्षमता भी खत्म हो जाती है, तो उस दरमियान उसका नाम होता है रजो निवृत्ति, ठीक। रजो दर्शन पहली बार होता है, रजो निवृत्ति लास्ट टाइम जब होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि प्रत्येक 28 दिन के बाद जो अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु ये निकलते हैं। इस दरमियान अगर वो भैया यहां पर जैसे नीचे से शुक्राणु जा रहे हैं, अगर इस दरमियान यहां पर अंडाणु और शुक्राणु का मेल हो जाता है तब तो निषेचन हो जाएगा। अगर नहीं होता है मेल तब भैया होता क्या है, यही वाला जो अंडाणु होता है, ये गर्भाशय की जो अंतः लेयर होती है, इसी के साथ ये क्या है, नष्ट होकर के, यानी उसकी पुटिकाएं नष्ट होकर के ये रक्त स्राव के रूप में ये योनि के बाहर निकल जाता है। और ये प्रक्रिया अक्सर कहा जाता है 4 से 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक। इसे ही कहा जाता है मासिक चक्र, ठीक है ना, ये प्रक्रिया पूरी मासिक चक्र होती है, ठीक है। और मासिक चक्र में भी बात करें तो 3 स्टेप होते हैं, 3 चरणों में ये प्रक्रिया होती है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव, यानी जैसे ही जनन काल होगा, यानी जैसे बोलते हैं कि भैया जैसे ही किसी लड़की में या फिर लड़के में हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, यानी अगर हम बात करें तो जैसे जनन की क्षमता उनके अंदर यानी जनन की इच्छा होने लगती है, तो उस दरमियान ये शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है, जैसा कि हमने बताया, इस काल में प्रत्येक माह यानी 28 दिन के अंतराल पर अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। निषेचन ना होने की अवस्था में अभी बताया कि अगर निषेचन हो जाएगा तब तो ठीक है भैया, वहीं से फिर जब तक यानी शिशु का जन्म नहीं हो जाएगा, जब तक कि ठीक है ना, बोले तो जिसको प्रसव कहते हैं, डिलीवरी तक, तब तक फिर निषेचन मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तब तक यानी 9 माह तक के लिए। लेकिन अगर वही चीज कह रहा है कि जब निषेचन ना हो, यानी निषेचन की प्रक्रिया जब नहीं होती है, यानी अंडाणु उस समय शुक्राणु से नहीं मिलान कर पाता है, तो ऐसे केसेस में गर्भाशय की जो दीवार है एवं अंडाशय में जो चक्रीय परिवर्तन होता है, इसी को कहा जाता है मासिक चक्र या आवर्त चक्र या फिर कह लें ऋतु चक्र, ठीक है ना। क्योंकि उस दरमियान हमने बताया ना कि जो गर्भाशय की अंतः लेयर होती है वो क्षतिग्रस्त होकर के रक्त के रूप में यानी ब्लड के रूप में शरीर से बाहर यानी योनि से बाहर निकलने लगता है, उसी को कहा जाता है ऋतुस्राव, ठीक है ना। अब रक्त जो ऋतुस्राव है इसकी अवस्था भैया 3 चरणों में होती है बच्चों। सबसे पहला होता है क्रम प्रसारी अवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें FSH यानी ये हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये क्या होता है, पुटिकाओं एस्ट्रोजन के श्रावण के लिए प्रेरित करता है, यानी पुटिकाओं को होगा, ठीक,
FSH पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के श्रावण, एस्ट्रोजन हार्मोन से, तो इसके श्रावण के लिए प्रेरित करता है। और इस अवस्था का अंतराल 1 से 12 दिनों का होता है, यानी पहले 1 दिन से 12 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उस अवस्था को कहते हैं क्रम प्रसारी अवस्था। ठीक है ना। अब उसके बाद भाई आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे आपको, परेशान ना रहिए। दूसरी अवस्था है स्रावित अवस्था। अब देखिए स्रावित अवस्था क्या होती है भैया, तो कार्पस जो ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का श्रावण करता है। ठीक है ना, श्रावण गलत लिखा है भाई, ये होता है श्रावण, ये स्राव करता है। इस अवस्था का जो अंतराल होता है वो 12वें से 14वें दिन, यानी 12 से 14 दिन का होता है। और इस अवस्था में बात करें तो जो अंतः सगर्भता है और रोपण है ये पूरी तरह तैयार रहता है। यानी इस दरमियान, वही कह रहा ना कि इस टाइम के दरमियान जैसे ही जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है भैया, जैसे हमने बताया ना कि ये चीज है, तो जैसे यहां पर जैसे पहुंचता है तो उस दौरान जो पूरी तरह से, उस दौरान पूरी तरह भैया ये सागर्भता, सागर्भता का मतलब प्रेगनेंसी होता है। ठीक है ना। और यह रोपण का मतलब जो भ्रूण यहां पर तैयार होगा वो आकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा, उसको रोपण कहा जाता है। ठीक, तो इस दरमियान जो बात करें जो गर्भ होता है पूरी तरह वो सागर्भता और रोपण के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यानी उस दरमियान अगर कोई शुक्राणु मिल जाएगा अंडाणु से तो भैया निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी प्रेगनेंसी की संभावना रहेगी। ठीक, तो फिर उसके बाद अब आ जाता है मासिक अवस्था, यानी लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है, बताया ना, यदि अंडाणु निषेचित ना हो, जैसे कि यहाँ पर भैया शुक्राणु इधर से गया उधर से अंडाणु आया, अगर निषेचित नहीं होता है बच्चों तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम है उसके टूटने से रुधिर का स्राव होता है, यानी जो एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, वो नष्ट हो जाती है, तो इससे ब्लड का स्राव होने लगता है। यानी वही जो होता है हमने बताया ना, अंतः ये जो गर्भाशयी दीवार है इसी का क्षय हो जाता है, तो वो जो होता है ब्लड के रूप में रक्त स्राव होने लगता है, और यह स्राव लगभग 5 दिन तक चलता है। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि मासिक चक्र या माहवारी या फिर आवर्त चक्र या फिर ऋतु चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, यानी इस दरमियान ये जब प्रक्रिया होती है कौन कौन से हार्मोन्स का भैया योगदान होता है। तो पहला है बच्चों FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। ठीक, जो आवर्त चक्र की प्रक्रिया का नियंत्रण व नियमन करते हैं। आई बात समझ में कुछ रसगुल्लों, सीधी सी बात है भैया। आवर्त चक्र क्या है, ऋतु चक्र यानी मासिक चक्र, या माहवारी की बात कर लें, ठीक, माहवारी ये तो भैया आवर्त चक्र का पूरा स्टेप बताया, लेकिन अगर माहवारी अकेले पूछ ले तो यही लिखना है कि स्त्रियों में अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंडाणु का ठीक उत्सर्जन होता है, उस दरमियान अगर शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर नहीं मिल पाता है तो ये जो अंडाशय मतलब अंडाणु होता है वो गर्भाशय की अंतः लेयर के साथ मिलकर नष्ट हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है, और वही ब्लड के रूप में यानी रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया पूरी कहलाती है माहवारी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं माहवारी। ठीक है ना, समझ में आया भैया। चलिए इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया भाई। अब उसके बाद आप ये वाला भी कर लीजिए, इसी का आगे का हिस्सा, ये भी हो गया। चलिए भाई अब चलते हैं आगे की तरफ, निषेचन। अब छोटे छोटे वाले टॉपिक हैं भैया, अब छोटे छोटे वाले टॉपिक हैं। निषेचन किसे कहा जाता है बबुआ, तो याद रखना भैया, इसको फिर से हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ठीक, हम एक फिगर के माध्यम से अब देखिएगा,
चलिए, जैसे ये बन गया भैया, हमने बताया ना कि ये क्या है, दोनों तरफ अंडाशय है। ठीक भैया, ये योनि है, वजाइना, ये बच्चों अंडाशय है, ये भैया गर्भ है, बोले तो मतलब गर्भाशय, ठीक है, यूट्रस है। अब बाकी तो भैया, और एक यहाँ पे एफटी होता है, एफटी फैलोपियन ट्यूब। ठीक, यहाँ पर चाहे इधर देखो चाहे इधर, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब। ये प्रमुख इतना है। अब निषेचन किसे कहा जाता है वो समझना। देखिए, निषेचन में क्या है कि पुरुष के जो मतलब शुक्राणु होते हैं, ठीक, और मादा में अंडाणु होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। अब जब इनका ओवरलैपिंग होगा, यानी जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो आगुणित से द्विगुणित बन जाते हैं। तो ये मिलने की जो प्रक्रिया होती है भैया, इसी को कहते हैं निषेचन, बोले तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब इससे जब निषेचन हो जाएगा, बनेगा क्या, युग्मनज, जिसको जाइगोट कहा जाता है। ठीक, अब इसी जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और इसी भ्रूण से क्या है, शिशु बनेगा। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो यहां पर कह रहा है कि निषेचन क्या है, और निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है रसगुल्लों, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, आगुणित नर युग्मक। आगुणित नर युग्मक का मतलब क्या है भैया, जैसे शुक्राणु, तो यहां से शुक्राणु मान लेते हैं चला, ये प्रवेश कर रहा है भैया, ठीक है, यहां से शुक्राणु चला ऐसे तरह से, और यहां से अंडाणु ये मोचित हुआ है, ये धीरे धीरे करके इधर से ये आ रहा है। ठीक है, तो इधर से अंडाणु निकल रहा है, इधर से ये शुक्राणु प्रवेश कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक, अब क्या हमने बताया कि आगुणित नर युग्मक, आगुणित नर का मतलब क्या है भैया, नर युग्मक में अगर हम नर युग्मक की बात करें बच्चों, तो नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु, और कैसे होगा, ये आगुणित होता है। तो आगुणित नर युग्मक तथा आगुणित मादा युग्मक, मादा में क्या है भैया, तो अंडाणु है बच्चों, तो मादा में अंडाणु है, ये भी आगुणित होता है। तो भैया ये जो नीचे से जा रहा है नर युग्मक है, और इधर से जो अंडाशय से निकल रहा है वो मादा युग्मक है। दोनों जब क्या करते हैं, संयोग कर लेते हैं बच्चों, तो इनके भैया संयोग करने से, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जब क्रॉस होता है, यानी संयोग होता है, तो ये n और n मिलकर 2n बना देते हैं। इसका नाम फिर हो जाता है युग्मनज। ठीक है, क्या हो जाता है, युग्मनज। तो आगुणित नर युग्मक जिसको शुक्राणु कह लें, और यहां पर आगुणित मादा युग्मक जिसको अंडाणु कह लें, जब इनका क्या होता है, संयोग होता है, तो इनके संयोग से युग्मनज यानी क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया ही कहलाती है फर्टिलाइजेशन, बोले तो निषेचन। अब भैया निषेचन में ध्यान देना, पूछा जाता है कहां पर होती है, तो बच्चों यही वो स्थान है जिसको फैलोपियन ट्यूब, यानी ये जो नली है फैलोपियन नलिका कहलाती है, फैलोपियन नलिका पर, क्योंकि यहीं पर आकर के अंडाणु शुक्राणु का वेट करता है। इस दरमियान अगर आ जाएगा ठीक है, नहीं वही तो बोला था ना कि जैसे आपके पहले में बताया भैया कि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये क्या है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया होती है। तो वही चीज इसमें है कि जब ये मिलते हैं तो इनका जो संयोग है, मिलन है, वही निषेचन कहलाता है। और कहां पर होती है संपन्न, फैलोपियन नलिका में। ठीक, अब समझ में आ गया, लिखेंगे आगुणित नर, ठीक, शुक्राणु यानी मतलब ये एन हो, आगुणित मादा युग्मक यानी अंडाणु, युग्मकों के संयोग को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है ना। और स्तनधारियों में भैया निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। हमने बताया ना कि जैसे ये फैलोपियन नलिका, चाहे इधर देखें चाहे इधर, फैलोपियन नलिका में ही ये क्या होता है, प्रक्रिया संपन्न होती है। किस चीज की बाबू, तो निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की। तो है ना, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है भैया, अंतररोपण किसे कहते हैं, अंतररोपण, अंतर का मतलब अंदर ही, रोपण का मतलब रोपित कर देना यानी प्रत्यारोपित कर देना, चिपका देना। ठीक, सीधी सी बात, एक लाइन में परिभाषा समझना कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण को गर्भाशयी दीवार की मतलब दीवार में क्या करना, चिपका देना या फिर रोपित कर देना या स्थापित कर देना। जैसे कोई भ्रूण है,
भैया भ्रूण को क्या किया, ये मतलब जैसे ये गर्भाशय है तो इसकी दीवार से स्थापित कर दिया जाता है, तब ये प्रक्रिया कहलाती है अंतररोपण। बहुत पूछता है, एक नंबर में ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया बोल दे रहे हैं कि भ्रूण का गर्भाशय की अंतः दीवार पर स्थापित होने की प्रक्रिया को ही अंतररोपण कहते हैं। ठीक, जो भ्रूण, अब भ्रूण कहाँ से आएगा, जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का पालन पोषण कहाँ, गर्भ में ही तो होगा बच्चों, यूट्रस यानी गर्भाशय में होगा। तो जब क्या होता है, भ्रूण को गर्भाशय की अंतः दीवार से चिपका दिया जाता है, मतलब उससे स्थापित कर दिया जाता है, तो भैया इस प्रक्रिया को अंतररोपण कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया रसगुल्लों कि अंतररोपण क्या होता है भाई। तो इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकता हमारे ख्याल से। चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों अपरा क्या है। ठीक है ना, अपरा क्या है। अब देखिए अपरा पूछ रहा है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपरा किसे कहा जाता है। तो ये अपरा क्या है समझना। अब यहां पर थोड़ा एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए अगर हम इसको देखें तो भैया ये आपका क्या होता है, ये एक बाहर से पूरा का पूरा लेयर है, एक झिल्ली है। ठीक है ना, एक झिल्ली है जिसमें ये पूरी तरह से ये भ्रूण अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा परिपक्व कह लें, या फिर भैया पूरी तरह से ना भी तैयार हो तो ये मान लेते हैं कि अंदर भ्रूण है। क्योंकि जब तक भाई बाहर शरीर से न आए तब तक उसे शिशु नाम नहीं दिया जाता, उसके पहले वो भ्रूण ही होता है। ठीक है, तो ध्यान देना ये पूरा का पूरा गर्भ है, गर्भाशय है। ठीक, और गर्भाशय में हमने बताया कि अंदर यहाँ पर क्या है, जैसे अभी इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ना होता है भैया, पूरा पूरा उल्ब वेधन क्या है, ठीक, एमनियोसेंटेसिस वगैरह अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि ये एमनियोटिक द्रव भरा हुआ है चारों तरफ से, बीच में ये भ्रूण है यानी शिशु समझ लेते हैं, है ना। बोला ना कि पहले शिशु नहीं कहते हैं, जब जन्म हो जाएगा तब शिशु नाम देते हैं, बाकी है तो वही चीज। ठीक, भ्रूण ही है। अब उसके बाद अब समझना भैया, इसको अगर पोषण मिल रहा है रसगुल्लों तो पोषण मिलेगा कहाँ से भैया, पोषण इसको मिलेगा कहाँ से, इस तरह से कहीं ना कहीं से, यानी इसको जो पोषण मिलता है मान लेते हैं कि वो, ठीक, इसके चारों तरफ ने बताया ना कि ये जो संरचना है इसका संपर्क इसी से है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर सर्दी थोड़ा सा हो गई, सर्दी जुकाम माँ को, तो फटाक से बच्चे को भी ये संभावना हो जाती है। ठीक है ना, जन्म के बाद भी आपने देखा होगा, क्योंकि वो लगाव ही वैसा होता है। कहने का मतलब सारी चीजें कुल मिला के इनका कनेक्शन ही बहुत गहरा होता है। तो इसीलिए जब गर्भ में भी होता है बोलते हैं कि ऐसा ना खाओ, वैसा ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, कहीं बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसको पोषण मिलता है भ्रूण को, मिलेगा कहां से भैया, मां के रक्त से ही मिलेगा। क्योंकि उस समय तो ये दाल चावल खाएगा नहीं, ठीक है ना, जब ये पेट के अंदर होगा, गर्भ में पल रहा होगा, तो इसको जो पोषण चाहिए वो कहां से मिलता है, तो मां के ब्लड से। कहां से? मां के ब्लड से। यही कारण है कि उस दरमियान अक्सर मां बीमार पड़ने लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। दिक्कत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया वो सारा पोषण ये ले रहा है ना जो अंदर है ना, ये जो बब्बर शेर पल रहा है ये सब कुछ ले लेता है, तो उस दरमियान ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर क्वेश्चन है हमारा भैया कि अपरा क्या है, और मुख्य कार्य इसके लिखना है। ठीक, अपरा या इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा, तो ध्यान से समझना, ये जो अंग है, ये अंग एक कनेक्शन का काम कर रहा है। यानी यहां पर देखिए तो भैया बाहर से ये पूरा हमने बताया लेयर है, और ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ से ये मां के रक्त से इसको जो भी भोजन जा रहा है
इस वाले अंग के माध्यम से, यानी इस यूं समझते हैं इस वाली नली के माध्यम से इसको मिलेगा। तो वह अंग, ठीक है, वह अंग जो क्या करता है, मतलब ये गर्भ में स्थित भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्रदान करता है, उस अंग को कहा जाता है अपरा या फिर प्लेसेंटा। ठीक, लिखेंगे भैया, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है, यानी जैसे इसको पोषण मिलेगा जिस अंग के द्वारा, उसे कहते हैं भैया क्या, मतलब ये इसके साथ ये भ्रूण वृद्धि भी करेगा, तो उस अंग को क्या कहते हैं, अपरा, या फिर कह लें भैया इसी को प्लेसेंटा। ठीक है ना, अपरा बोले भैया, या इसको बच्चों प्लेसेंटा हम कह लें। ठीक, कभी कभार प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा अंग्रेजी वर्ड है तो हिंदी में ही पूछ लेता है इस तरह से कि प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समझ में आ गया कि भैया वह अंग जिसके द्वारा जो गर्भाशय है, गर्भाशय में स्थित भ्रूण को मां के रक्त से, यानी माता के रक्त से जो भ्रूण को पोषण मिलता है और जो भ्रूण वृद्धि करता है, तो वो अंग यानी जो इसको सब कुछ देता है उसी अंग को कहते हैं अपरा। अपरा के कार्य क्या है, अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है ये पोषण करेगा तो इसके अंदर उत्सर्जन भी होगा। अब ऐसा हाँ वो गलत, अभी तो एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल ही होगा। तो इसके अंदर यानी इसके भी अंदर जो ब्लड वगैरह रहेगा तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर जैसे CO2 हो गया, और भी अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं लाइक दैट यूरिया वगैरह, ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी, उत्सर्जन होगा। ठीक, उत्सर्जन कैसे होगा, तो इसी अंग से फिर से वो माँ के ब्लड में पहुंचा देगा। फिर उसके बाद ये भाई इसको सांस चाहिए तो इसी के माध्यम से ये लेगा। हार्मोन्स का स्थानांतरण है इसी के द्वारा होगा। तो अपरा के कार्य में होता है कि इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बताया ना भैया कि भ्रूण को जो पोषण मिलता है यानी जो खाना मिलता है वो माँ के रक्त से मिलता है, यानी इसी अपरा के ही द्वारा मिलता है ना। दूसरा, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। बोला ना कि इसके अंदर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अब चाहे उत्सर्जी पदार्थ में CO2 हो गया आपका, जैसे बताया ना यूरिया वगैरह हो गया, तो इसके अंदर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इसी अपरा के माध्यम से माँ के रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होता है वो गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। ठीक, यानी इसके द्वारा जो हार्मोन्स, अब इसमें जैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गया तो वो प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव का मतलब क्या है, प्रसव का मतलब डिलीवरी। तो भैया जब जन्म होता है शिशु का तो प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन्स रिलैक्सिन हार्मोन्स, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स, प्रसव भी पूछ लेता, प्रसव किसे कहते हैं, तो परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में जन्म लेना ही प्रसव कहलाता है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा बच्चों अपरा यानी प्लेसेंटा व फिर प्लेसेंटा के कार्य। ठीक है ना, चलिए भैया छाप लीजिए इसको भी जल्द से जल्द। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि आप सब अच्छे नंबरों से हो गया प्यारे बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस मेहनत के लिए प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि पूरी रात जाग करके ये खुद हम अपने से तैयार करते हैं पूरा कंटेंट, तब आपको इतना कुछ दे पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि बस हमारे साथ आप सबका प्यार और सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।